नमस्कार साथियों, मैं सुखदेव आज पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत नामक पुस्तक के अध्याय 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम इस अध्याय के जो टॉपिक है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी आरंभिक सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अनेक धार्मिक और वैज्ञानिक विचारधाराएं प्रचलित थीं। आरंभ में जो धार्मिक विचारधाराएं प्रचलित थी, वैज्ञानिकों ने बाद में इन धार्मिक विचारधाराओं का तथ्यों के आधार पर खंडन किया और बहुत सारे वैज्ञानिक ये मानते थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4 से 5 अरब करोड़ वर्ष पहले हुई। परंतु पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में हमारा ज्ञान अभी तक सीमित है। इस बारे में अभी भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल सके हैं और कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरह हुई है। इस विषय में कई विचारधाराएं मिलती हैं जो हमें पृथ्वी या हमारे संपूर्ण सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में बताती हैं। क्योंकि हमारी पृथ्वी हमारे सौर परिमंडल का एक हिस्सा है, तो जिस प्रक्रिया से सौरमंडल का निर्माण हुआ है उसी प्रक्रिया से हमारी पृथ्वी का भी निर्माण हुआ है। इन समस्त विचारधाराओं को 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है एक तारक परिकल्पनाएं। मतलब इस प्रकार की विचारधाराओं में माना गया है कि पृथ्वी का जन्म किसी एक तारे से हुआ है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको इस पिक्चर से आसानी से, जैसे मैं पॉइंटर से आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये आपको आसानी से मिल जाएगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति किसी एक तारे से हुई है या संपूर्ण सौरमंडल की उत्पत्ति किसी एक तारे से हुई है। और दूसरी जो परिकल्पनाएं हैं वो हैं द्वितारक परिकल्पनाएं। इसमें डायग्राम में साफ दिख रहा है कि इस प्रकार की परिकल्पनाओं में हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति किन्हीं 2 तारों की प्रक्रिया से हुई है, किन्हीं 2 नक्षत्रों की प्रक्रिया से हुई है। तो एक तारक परिकल्पनाओं में पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है और द्वितारक परिकल्पनाओं में सौरमंडल की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति में किन्हीं 2 नक्षत्रों ने भाग लिया है। तो जो आरंभिक सिद्धांत हैं, आरंभिक सिद्धांतों में जो प्रमुख जो प्रसिद्ध परिकल्पनाएं हैं वो हैं एक तारक परिकल्पनाओं में इमैनुअल कांट का निहारिका परिकल्पना, ये इन्होंने 1755 ईस्वी में प्रकाशित की थी। और दूसरी है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये लाप्लास महोदय ने 1796 ईस्वी में प्रकाशित की। ये इमैनुअल कांट की ही परिकल्पना का शोधित रूप है। इन्होंने इसमें कुछ सुधार किए और उन्हें बाद में प्रकाशित किया। द्वितारक परिकल्पनाओं में चैम्बरलेन तथा मॉल्टन की ज्वारीय परिकल्पना है, जिसे इन्होंने 1904 ईस्वी में प्रकाशित किया। और दूसरी सर जेम्स जीन्स और सर हैरोल्ड जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना है, जो चैम्बरलेन और मॉल्टन की परिकल्पना का ही एक शोधित रूप है। और तीसरी है ऑटो शिमड की परिकल्पना। ये परिकल्पना निहारिका परिकल्पना से मिलती जुलती है, परंतु इसमें एक सूर्य है और एक निहारिका के आपसी प्रक्रियाओं से सौरमंडल का या पृथ्वी का निर्माण हुआ बताया गया है। तो पढ़ते हैं लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। तो लाप्लास महोदय फ्रांस के एक गणितज्ञ थे और उनका पूरा नाम पियरी सीमन लाप्लास था। इन्होंने सौरमंडल की या पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो सिद्धांत दिया उसे निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। लाप्लास या संपूर्ण जितनी भी पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत हैं उनमें एक बात जानने योग्य है कि सबसे पहले तारों का निर्माण हुआ और उसके पश्चात अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो तारे जो हैं वो ग्रहों से पहले बने हैं और जो ग्रह हैं उनका निर्माण तारों के निर्माण के बाद हुआ है। तो निहारिका सिद्धांत को समझने के लिए कुछ इसमें महत्वपूर्ण शब्दावली है जिसे जानना जरूरी है। इसमें पहली है नेबुला। ये आपका एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, नेबुला क्या है या नेबुला से क्या अभिप्राय है। तो नेबुला धूल और गैस का एक बादल
था जो अंतरिक्ष में भंवरदार गति से घूम रहा था। अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो ये गैस का एक बादल है और धूल का एक बादल है जो अंतरिक्ष में भंवरदार गति से घूम रहा था। इसमें आमतौर पर हाइड्रोजन, हीलियम और आयनित गैसें होती हैं। दूसरे पर है अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया ताकि आप सब आसानी से समझ सकें कि दो बल होते हैं, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल किसी वस्तु को बाहर की ओर धकेलता है और अभिकेंद्रीय बल एक ऐसा बल है जो किसी वस्तु को वृत्त के केंद्र की ओर आकर्षित करता है। जैसे अगर आप डायग्राम में देखें तो जो व्यक्ति गोला फेंक रहा है, इसके घूमने की वजह से एक बल बाहर की ओर लग रहा है और दूसरा बल उसे केंद्र की ओर बांधे रखे हुए है। तो ये दो बल, इन दो बलों का इस लाप्लास के निहारिका सिद्धांत में बहुत ज़्यादा योगदान है। ताकि मैंने आपको इसलिए पहले बता रहा हूँ ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। तीसरा है परिभ्रमण। परिभ्रमण का मतलब है अपने ही अक्ष पर घूमना। ये संपूर्ण नेबुला जो था ये अपने ही अक्ष पर रोटेट हो रहा था और उसके रोटेशन से किस तरीके से ग्रहों का निर्माण हुआ और किस तरीके से घूमने के कारण इसकी जो आकृति थी वो एक तस्त्रीनुमा डिस्क लाइक शेप में ये बदल गया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं तो ये डिस्क लाइक शेप में बदल गया है। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना की अब क्या अवधारणा थी, लाप्लास महोदय ने क्या अवधारणा दी? देखो, इन्होंने कहा कि आज से लगभग 4 से 5 अरब वर्ष पूर्व अंतरिक्ष में एक नेबुला भंवरदार गति से घूम रहा था। एक नेबुला मैंने बता दिया आपको, धूल और गैस का एक बादल है जिसमें धूल और गैसें, और ये कैसे घूम रहा था? एक भंवरदार गति से घूम रहा था। अब इसके घूमने के कारण इसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी वो निरंतर बढ़ती गई। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बढ़ने के कारण इसका आकार जो था वो सिकुड़ने लगा। आकार सिकुड़ने के कारण इसके सेंटर में हीलियम और हाइड्रोजन गैसों के फ्यूजन की वजह से या उनके घर्षण की वजह से इनके केंद्र में, नेबुला के केंद्र में सूर्य का निर्माण हुआ। सर्वप्रथम सूर्य का निर्माण हुआ और ये निरंतर जैसे जैसे इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ती गई वैसे वैसे निरंतर इसका आकार छोटा होता गया। तो आकार छोटे होने के कारण क्या हुआ? इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बढ़ने के कारण और इसके आकार के सिकुड़ने के कारण इसकी परिभ्रमण गति बढ़ती गई। जैसे आप यहाँ देखें तो इसकी परिभ्रमण गति जो है वो निरंतर बढ़ती गई। जो परिभ्रमण गति थी वो निरंतर बढ़ती गई और परिभ्रमण गति बढ़ने के कारण एक समय ऐसा आया कि इस जो नेबुला था इसका अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों बराबर हो गए, जिसके कारण इसके भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उभार उत्पन्न हो गया। और जैसे जैसे ये दोनों बल बराबर होते गए वैसे वैसे इसकी आकृति तस्त्रीनुमा होती गई। और जैसे जैसे आकृति तस्त्रीनुमा होती गई तो एक समय ऐसे आ गया जैसे इसका आकार और छोटा हो गया और इससे जो उभार थे वो अलग होते गए। तो उभारों के अलग होने से विभिन्न छल्लों का निर्माण हुआ। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे छल्ले आपको दिख रहे थे। ये छल्ले इससे टूटकर अलग हो गए और बाद में इन्हीं छल्लों के घनीभूत होने से ये जो छल्ले थे इस बलय से जो बलय बने या छल्ले बने वो इससे अलग हो गए और इन बलयों के घनीभूत होने से पृथ्वी सहित संपूर्ण सौरमंडल का निर्माण हुआ। तो एक बार पुनः रिकैप देखेंगे थोड़ा सा। नेबुलर महोदय ने कहा कि आज से 4 से 5 वर्ष पहले अंतरिक्ष में एक नेबुला भंवरदार गति से घूम रहा था और उसका विस्तार वर्तमान सौरमंडल के बराबर था। जैसे जैसे इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ती गई वैसे वैसे इसका आकार छोटा होता गया। आकार छोटा होने के कारण इसकी परिभ्रमण गति बढ़ती गई। परिभ्रमण गति जब बढ़ी तो इसका अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों बराबर हो गए, जिसके कारण इसकी आकृति तस्त्रीनुमा हो गई। और जब अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो गया तो इसमें विभिन्न छल्लों का निर्माण हुआ और ये छल्ले इससे अलग होते गए। बाद में इन्हीं छल्लों में जो पदार्थ था उसके घनीभूत होने से या उसमें अलग से गुरुत्वाकर्षण शक्ति पैदा हुई, जिसके कारण वो कण आपस में मिले और उन कणों के आपस में मिलने से सौरमंडल या हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। ये संकल्पना परिकल्पना काफ़ी सरल थी, जिसके कारण ये काफ़ी समय तक प्रचलित रही, परंतु बहुत सारे विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की और इसकी आलोचना के मुख्यतः 2 आधार माने गए हैं जो ठोस हैं। पहला है कोणीय संवेग के आधार पर और दूसरा है सूर्य पर उभार क्यों नहीं निकलते। बहुत से विद्वानों ने कोणीय संवेग के आधार पर इस परिकल्पना की आलोचना की, क्योंकि उनके अनुसार कोणीय संवेग सूर्य में अधिक और बाकी ग्रहों में कम होना चाहिए था। दूसरा, वैज्ञानिकों ने कहा कि अब सूर्य की सतह पर उभार
क्यों नहीं है? कुछ वैज्ञानिकों ने ये भी कहा कि जो पदार्थ अंतरिक्ष में मौजूद था वो कहाँ से आया, उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति कैसे पैदा हुई, तो लाप्लास महोदय इन सब के जवाब देने में असमर्थ रहे, जिसके कारण बाद में ये प्रचलन में नहीं रही। द्वितारक परिकल्पनाओं में चैम्बरलेन तथा मोल्टन की ज्वारीय परिकल्पना है। चैम्बरलेन और जो मोल्टन थे ये दोनों अमेरिकी वैज्ञानिक थे और उन्होंने अपना जो सिद्धांत ग्रहों की परिकल्पना संबंधी जो सिद्धांत था या ज्वारीय परिकल्पना का जो सिद्धांत था ये 1904 ईस्वी में दिया। और चैम्बरलेन ने जो सिद्धांत दिया वो काफ़ी सरल है। इनके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारों से हुई है, एक तारा हमारा सूर्य है और एक तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। एक तारा सूर्य है स्वयं और एक तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। जब ये तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा तो इस तारे के सूर्य के नज़दीक से गुजरने के कारण सूर्य की सतह के ऊपर उभार पैदा हुआ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इस तारे ने जो है सूर्य की सतह के ऊपर यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल डाला, जिसके कारण सूर्य की सतह के ऊपर यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर उभार पैदा हो गया। इस उभार के बढ़ने से और जो अन्य तारा था उसके प्रभाव के कारण ये सिगार नुमा जो उभार उत्पन्न हुआ ये निरंतर इसकी ओर खींचा चला गया और जिसके कारण सूर्य का जो उभार निकला वो काफ़ी बड़ा हो गया। और एक समय ऐसा आया कि इस अन्य तारे के प्रभाव के कारण, ये जो आप तारा देख रहे हैं, इस तारे के प्रभाव के कारण ये जो उभार है ये सूर्य से अलग हो गया और अलग होने के कारण इसके जो अलग हुआ ये बाद में इस अन्य तारे के साथ नहीं जा सका, क्योंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव अन्य तारे की अपेक्षा इस निकले हुए पदार्थ के ऊपर अधिक था, जिसके कारण ये पदार्थ जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगा। इस तरीके से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगा और बाद में इसके घनीभूत होने से इन ग्रहों में जो कण थे उन कणों में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो सिगारनुमा पदार्थ था ये बाद में घनीभूत होने के कारण अन्य छोटे छोटे ग्रहों में अन्य ग्रहों में बदल गया, जिससे संपूर्ण सौर मंडल का निर्माण हुआ। तो जो ग्रह है ये सूर्य से निकला हुआ ही एक पदार्थ है, सूर्य का ही पदार्थ है जो बाद में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगा और बाद में इस तरीके से हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ। ये सूर्य है और सूर्य के अगर आप देखेंगे तो ये जो सूर्य से निकला हुआ पदार्थ था वो बाद में ग्रहों के रूप में बदल गया। अब आप बच्चों के लिए क्विज टाइम है, देखते हैं कितने बच्चों ने आज का ये लेक्चर ढंग से सुना और कितने बच्चे आज के प्रश्नों के सही उत्तर देने में समर्थ होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? तो पहली ऑप्शन है 46 लाख वर्ष, दूसरी ऑप्शन है 4 अरब 60 करोड़ वर्ष, तीसरी ऑप्शन है 13.7 अरब वर्ष, चौथी ऑप्शन है 13.7 खरब वर्ष। नेबुला परिकल्पना किसने दी? लाप्लास महोदय ने, चैम्बरलेन महोदय ने और ओलिवर मोल्टन महोदय ने, या इनमें से कोई नहीं। चैम्बरलेन और मोल्टन की कौन सी परिकल्पना है? एक तारक है या द्वितारक है या दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं? और नेबुला क्या है? ऑप्शन ए धूल और गैस का बादल, ऑप्शन बी गैस का एक बादल, ऑप्शन सी धूल का एक बादल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए आंसर देखते हैं कौन से आंसर सही हैं। और सही आंसर इस प्रकार से हैं। पृथ्वी की सही आयु है 4 अरब 60 करोड़ वर्ष। नेबुला परिकल्पना लाप्लास महोदय ने दी। चैम्बरलेन और मोल्टन की परिकल्पना द्वितारक है। नेबुला क्या है? नेबुला गैस, धूल और गैस का एक बादल है। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।